फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में हमने प्रश्न नंबर 12 तक पढ़ा था। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्न नंबर 13 से संस्कृत के लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लास मिलता है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम से जुड़ करके आप लोग वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं आज प्रश्न नंबर 13। देखिए, अनु तथा अव उपसर्ग से बने संस्कृत के दो शब्द लिखिए। 2018 में पूछा है ये प्रश्न। तो देखिए, अनु आपको पता है हिंदी वर्णमाला में उ पहले आता है, यानी कि इसे ट्रिक लगा लेंगे कि उपसर्ग पहले लगता है और प्र सबसे लास्ट में आता है, यानी कि प्रत्यय बाद में लगता है शब्द के। तो अनु उपसर्ग, तो अनु उपसर्ग से बने दो शब्द संस्कृत में बनाना है, ना कि हिंदी में। तो अनुचरः, अनुकूलम, ठीक है। और अव उपसर्ग से बने दो शब्द अवतारः, अवमानना, ठीक है। विसर्ग नहीं छोड़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखिए, तव्यत एवं कत्वा प्रत्यय लगाकर संस्कृत के दो शब्द लिखिए। 2018 में पूछा है, ठीक है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में लगता है। तो कत्वा प्रत्यय लगाकर संस्कृत के दो शब्द। तो देखिए, कत्वा उपसर्ग बाद में आएगा प्रत्यय। तो गत्वा में देखिए क्या हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय है। और गृहीत्वा में भी क्या है, कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखिए। 2018 में पूछा है। तो संस्कृत शब्दों का हिंदी लिखना है। जैसे आपका इंग्लिश दे देता है, उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, उसी प्रकार संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट करिए। गोधूमः, गोधूमा मतलब गेहूँ। तक्र मतलब मट्ठा। द्राक्षा मतलब अंगूर। कदली फलम मतलब क्या हो जाएगा, केला। बदरी फलम मतलब क्या हो जाएगा, बेर। लोचनम मतलब क्या हो जाएगा, आँख, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हमने संपूर्ण हल सहित बना के वहाँ पे अपलोड किया है। जाइए पढ़िए। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2018 में पूछा है। तो वृक्ष पर 3 पत्ते हैं। तो देखिए, वृक्ष पर, ठीक है, मे पर संबोधन है अरे, लेकिन उसके पहले वाला जो आपका विभक्ति चिन्ह है, तो वृक्षे त्रियम पत्रम अस्ति, यानी कि वृक्ष पर 3 पत्ते हैं। वह विद्यालय जाता है। सह विद्यालयात आगच्छति। बहुत लोग लिख देते हैं सह विद्यालय गच्छति, गच्छति नहीं होगा, क्या होगा, सह विद्यालयात आगच्छति। राम के पास 2 फूल हैं। रामेशुः द्विपुष्पम अस्ति। राम ने रावण को मारा। रामः रावणम अहनत। अहनत मतलब क्या हो जाएगा, मारा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2018 में ये देख, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं यहाँ पे लाया हूँ। तो मैं काम करता हूँ, इसका संस्कृत ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, अहम कार्यम कुर्मः। अहम मतलब मैं होता है, कार्य मतलब काम, और कुर्मः मतलब करता हूँ। तो अहम कार्यम कुर्मः। बालिकाएं पढ़ती हैं, ठीक है। तो छात्रा पढ़ती हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस से क्या हो जाएगा, पठन्ति। ये क्या हो जाएगा, पठ धातु का पठन्ति क्या है, पठति पठतः पठन्ति। प्रथम विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है और आपका बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन क्यों है, क्योंकि बालिकाएं हैं। देखिए बालिकाएं मतलब क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक बालिकाओं की बात हो रही है, इसीलिए क्या हुआ है, पठन्ति है। पठति पठतः पठन्ति, यानी कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। वे दोनों घर जाते हैं, ठीक है। अब जाना का क्या हो जाएगा, गच्छ मतलब गच्छति। अब गच्छ धातु पे आएंगे, वे दोनों, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, वे दोनों।
घर, घर का गृहम, गच्छतः क्यों लिखा है, पठति पठतः पठन्ति, ठीक है। तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो क्या जाएगा, वे दोनों, देखिए दो लोगों की बात हुई है ना, तो द्विवचन में करेंगे, तो गच्छति को द्विवचन में करेंगे, तो गच्छति गच्छतः, ठीक है। तो क्या जाएगा आपका द्विवचन प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष द्विवचन हो गया, गच्छति गच्छतः, तो तव गृहम गच्छतः, ऐसे ही ट्रांसलेट करना है। ये सारी माइनर फॉल्ट नहीं करना है इसमें। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखिए। तो संस्कृत शब्द से हिंदी लिखना है, खगाह, कुंजरः, दाड़िम, गोधूमः, सरसिजम, नकुलः, पिपीलिका, अश्वत्थ। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे, उत्तर लिखेंगे खगाह, खगाह मतलब पक्षी, दाड़िमा मतलब अनार, सरसिजम मतलब कमल, पिपीलिका मतलब चींटी, कुंजरह मतलब हाथी, गोधूमह मतलब गेहूँ, नकुलह मतलब नेवला, अश्वत्थ मतलब पीपल। आप लोग लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 2018 में पूछा है। तो दीर्घ संधि चलिए पढ़ते हैं, जिस प्रकार हिंदी में होता है उसी प्रकार संस्कृत में भी होता है। तो यदि ह्रस्व, ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिनके मात्रा के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अथवा दीर्घ, अ ई उ री, ठीक है। तो अ ई उ री क्या है, ह्रस्व स्वर है, के पश्चात क्रम से अ ई छोटा उ री ह्रस्व अथवा दीर्घ आए, यानी कि जब आपका अ ई उ री के बाद इनका दीर्घ आ जाता है, जैसे बड़ा आ जाए, बड़ा ई आ जाए, बड़ा उ आ जाए और बड़ा री आ जाए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों स्वर मिलकर दीर्घ वर्ण हो जाता है, यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, अ प्लस अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं एग्जाम्पल में। तो स्वर मिलकर दीर्घ वर्ण हो जाता है, उसे ही हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। इसे 4 प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए अ, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, ई लेंगे, उसके बाद उ लेंगे, उसके बाद री लेंगे, ठीक है। तो पहले अ लेते हैं, तो अ में क्या है, एक दीर्घ ले लीजिए और एक लघु ले लीजिए, ठीक है। तो आ प्लस अ मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा हमेशा, यानी कि क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ई देखिए, बड़ा ई ले लीजिए, फिर छोटा ई, हम लोग पहले देखिए दीर्घ ले रहे हैं, आ ले रहे हैं, और इसमें क्या लेंगे, अब बड़ा ई लेंगे। और चूंकि ये हमारा हेडिंग ही डालें पहले कि छोटा ई पहले लेंगे, यही क्रम चल रहा है ना। पहले देखिए अ चला है, फिर उसके बाद ई चला है, उसके बाद क्या होगा, ऊ चलेगा, उसके बाद री चलेगा, ठीक है। तो छोटा ई देखिए, तो छोटा ई के साथ हम लोग क्या मिला देते हैं, बड़ा ई को स्वर लाते हैं। तो छोटा बड़ा ई और छोटा ई मिलकर क्या हो जाएगा, हमेशा दीर्घ होता है, क्योंकि ये दीर्घ संधि है। अब देखिए छोटा ऊ है, तो यहाँ पे देखिए छोटा ऊ हो गया, यहाँ पे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, ये हमेशा बड़ा ऊ ही होता है। देखिए री प्लस री प्लस री प्लस री, ये हमेशा री ही होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, राम प्लस अवतार, देखिए राम में अ है, ठीक है, अवतार में भी अ है, तो हमेशा अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। तो रामावतारः, ये क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ संधि हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, दा धातु का लट लकार में रूप लिखिए। 2019 में पूछा है। तो दा धातु लट लकार, ठीक है। तो प्रथम पहले पुरुष लिख लेंगे, प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है। उसके बाद ऊपर हेडिंग डालेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद लिखेंगे आपका है ना पठत पठतः पठन्ति, उसी प्रकार ददाति दत्तः ददति, पठसि पठतः पठत, तो उसी प्रकार क्या जाएगा, ददासि दत्यः दत्तथ, पठामि पठावः पठामः, तो ददामि दद्दः और दधामः को क्या जाएगा, दद्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चलता है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। ये 2019 में पूछा है। तो परित्राणायम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये 2019 में पूछा है। तो देखिए साधु जो होते हैं पुरुषों का, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए
पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ठीक है, ये गीता का श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। देखिए प्रश्न 22 है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। 2019 में पूछा गया है, तो हिंदी में लिखना है शशकः द्राक्षा वृषभ। हेडिंग डालेंगे, एग्जाम में क्या डालेंगे, इस तरह हेडिंग डालेंगे शशकः, एक तरफ हेडिंग डालेंगे द्राक्षा, उसके बाद आप इधर डाल देंगे वृषभ। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखेंगे। तो शशकः मतलब क्या आ जाएगा, शशकः मतलब खरगोश, द्राक्षा मतलब अंगूर, वृषभ मतलब बैल। ठीक है, तो शशकः खरगोश हो गया, द्राक्षा आपका अंगूर हो गया, वृषभ मतलब बैल। प्रश्न नंबर 23 देखिए, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है, संक्षेप में लिखिए। ये 2019 में पूछा है। तो संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता निम्न प्रकार से है, यानी कि दृश्य मतलब विजुअल, यानी कि क्या हो जाएगा, विजुअल हो जाएगा, दृश्य मतलब विजुअल हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। श्रव्य मतलब ऑडियो। ठीक है, तो क्या जाएगा, ऑडियो विजुअल सामग्री, ऑडियो विजुअल मटेरियल की क्या उपयोगिता है संस्कृत पढ़ाते समय। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या है, पाठ्यवस्तु को रोचक, सार्थक एवं बोधगम्य बनाने हेतु दृश्य उपकरणों की उपयोगिता होती है। अगर बच्चों को आप प्रोजेक्टर में दिखाएंगे एक एक कॉन्सेप्ट, तो बच्चे क्या होते हैं, उन्हें पढ़ने में आसानी होता है, उन्हें अच्छा लगता है, रोचक लगता है, सिनेमैटिक तौर पे उन्हें अच्छा लगता है। सेकंड क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों का शिक्षण सुविधापूर्वक हो, इसके लिए ये सामग्री क्या है, एक प्रेरक का काम करता है। बच्चे देख के मोटिवेट होंगे कि चलो यहाँ पे देख करके हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। दिए गए ज्ञान को सुदृढ़ और चिर अस्थायी बनाने हेतु ये सामग्री उपयोगी है। चौथा क्या हो जाएगा, बालक का ध्यान केंद्रित करने हेतु ये नितांत उपयोगी है। पांचवा क्या हो जाएगा, संस्कृत चूंकि वैज्ञानिक भाषा है और मातृभाषा भी नहीं है, किंतु संस्कृत को जानने हेतु नितांत उपयोगी है। अतः इन सामग्री के प्रयोग से कुछ दुरूहता कम अवश्य हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, आपके उपयोगिता है संस्कृत शिक्षण के, संस्कृत टीचिंग के। प्रश्न नंबर 24 देखिए, तत्सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में लिखिए। 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो देखिए तत्सर्वनाम, ठीक है, ये तत् क्या है, सर्वनाम है। कभी कोई पूछ सकता है कि छांटिए, तो उसमें तत्व दिया रहेगा तो क्या होगा, तत्व को सर्वनाम के कैटेगरी में डालेंगे। तो तत् सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के रूप में, स्त्रीलिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, और प्रथमा और द्वितीय, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। तो तत्, जो तत् है आपका, ये शब्द रूप याद रहेगा तभी आप लोग कर पाएंगे। तो सा ते ता, ताम ते ता, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये 2019 में पूछा है। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा, अहम। अहम प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, प्रतिदिनम। विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्यालय जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, गच्छाम। ठीक है, मैं के साथ क्या होगा, अहम के साथ क्या होगा, गच्छामी होगा। तुम कहाँ रहते हो, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा संस्कृत में, तो त्वम। ये जो आपका सर्वनाम है ये त्वम, ये आपका बदलता रहता है। तो त्वम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो, त्वम कुत्र निवससि। थोड़ा आपका क्या जाएगा, श्याम पैर से लंगड़ा है, तो श्याम पादेन खंजह। ठीक है, लंगड़ा का क्या हो जाएगा, खंजह। श्याम क्या है, पादेन मतलब पैर से, खंजह मतलब लंगड़ा है। श्याम पादेन खंजह, पेड़ से फल गिरते हैं, तो पेड़ से फल क्या हुआ, गिर चुका है, यानी कि पेड़ से अलग हो चुका है। तो जो अलग होने के लिए आपका विभक्ति चिन्ह होता है वो आपका सर्वनाम के साथ जुड़ेगा। तो वृक्षात फलम पतंती, ठीक है, वृक्षात फलम पतंती हो जाएगा। देखिए ट्रांसलेशन आपको जरूर आना चाहिए। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यूयम पठत,
तो यूयम का मतलब रहेगा तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, तो आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यूयम मतलब क्या आ जाएगा, तुम सब। तो तुम सब पठत मतलब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। इसका क्या आ जाएगा, अहम पठामि मतलब मैं पढ़ता हूँ। वयम गच्छामः, वयम मतलब हम सब जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, हम सब जाते हैं। वृक्षात फलानि पतन्ति, तो वृक्षात फलानि पतन्ति का क्या हो जाएगा, वृक्ष से फल गिरते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखिए, संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। 2022-23 में ये प्रश्न पूछा है। तो संस्कृत शिक्षण की निम्न विधियाँ होती हैं, जो निम्न है, यानी कि संस्कृत पढ़ाते समय कौन कौन सा विधि अपनाया जाता है एक टीचर के माध्यम से, वो विधियों आपको बताना है। तो पहले वार्तालाप विधि कर लीजिए, ठीक है। बच्चों से क्या होता है, वार्तालाप करके एक दूसरे से संस्कृत पढ़ाया जाता है, ठीक है। बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नोत्तर विधि आपने छोटे कक्षाओं में देखा भी होगा। तो ये ऐसे टीचर आप लोग के वार्तालाप भी करते हैं, और पूरा पैराग्राफ, पूरा पैसेज पढ़ाने के बाद संस्कृत गद्यांश, लास्ट में प्रश्न भी पूछा जाता है। उसके बाद चित्र विधि भी होता है, प्रोजेक्ट भी दिया जाता है, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि भी होता है। तो चूंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। तो वार्तालाप विधि को एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि भाषा को सीखने के 4 चरण होते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ठीक है। भाषा को कैसे कर सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, लिसनिंग और स्पीकिंग। इन्हीं के द्वारा बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाई और सिखाई जा सकती है। आपको ही पता है, बोल करके, लिख करके या पढ़ करके या सुन करके बच्चे सीखते हैं। हम और आप सबकी बात हो रही है। बच्चों से वार्तालाप यानी कि बातें करके उन्हें पशु पक्षियों, फल फूल आदि सिखाई जा सकती है। बातों बातों में बच्चा चीज़ों को पहचानने लगेगा और रोज़ अभ्यास से वह सारी चीज़ें सीख जाएगा। बच्चों के आसपास की वस्तुओं, जानवरों और फलों के नाम संस्कृत में बोलने को कहें। संस्कृत में बोलेंगे तो बच्चों का शब्दकोश में वृद्धि होगा। सेकंड क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से संस्कृत शिक्षण भी किया जाता है। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। जैसे आपको किसी चीज़ का उत्तर नहीं पता है, तो टीचर एक देखिएगा, आप लोग नोटिस करिएगा, पूछते पूछते क्या करते हैं, आप ही से उत्तर निकलवा लिया जाता है। चित्र विधि, इस विधि में बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जैसे आम का चित्र दिखाकर आम लिखना तथा बोलना सिखाया जाता है, ठीक है। संस्कृत में क्या कह बच्चे, ये क्या दिख रहा है, मान लीजिए आप ऐसे आम बना कर लेके गए हैं और बच्चों को दिखा रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा, कहेगा सर ये आम है। तो कहेगा कि आम को हिंदी में नहीं संस्कृत में लिखो, तो क्या लिखेगा वो, आम्रः, ठीक है। उसके बाद बोलेगा भी, तो बच्चे के अंदर चित्र विधि से भी संस्कृत पढ़ाया जा सकता है। प्रोजेक्ट विधि, इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों द्वारा उठाई जाती है, और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये 2022 में पूछा है। देखिए संस्कृत व्याकरण में, देखिए जिस प्रकार हिंदी का व्याकरण होता है उसी प्रकार संस्कृत का भी व्याकरण होता है, ठीक है। जब माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई तो वहीं से क्या हुआ, संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति हुई। तो संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो जो भी आपका क्रिया है, वर्ब है, उसका जो मूल रूप है उसी को धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व है, यानी कि जब संस्कृत शब्दों का निर्माण होता है उसमें जो धातु होता है उसका बहुत मेन रोल है, यानी कि वही क्या है, मूल तत्व है। संस्कृत का लगभग हर शब्द अंत में धातुओं के रूप में तोड़ा जा सकता है। संस्कृत का कोई भी शब्द ले लीजिए आप, उसको धातु रूप में तोड़ देंगे। जैसे उदाहरण, क्री हो गया, भू, स्था धातु, ज्ञ धातु, युज धातु, गम धातु, पठ धातु आदि क्या है, प्रमुख धातुएं हैं। जैसे संस्कृत में ही देखिए कौन सी धातु आ जाएगी, संस्कृत का ही संधि विच्छेद कर दीजिए। तो संस्कृत में देखिए सम, इन म के नीचे हलंत है, तो सम क्या है, उपसर्ग है। और देखिए क्री आया है ना, तो क्री क्या हो जाएगा, आपका धातु हो जाएगा, ठीक है। तो सम में, संस्कृत में सम उपसर्ग है, क्री आपका धातु है, और उपसर्ग पहले लगता है तो प्रत्यय बाद में लगता है, और कतु प्रत्यय, आधा क और त और उ का मात्रा,
तो क्या आ जाएगा, ये प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या आपका धातु आ गया कि नहीं आ गया, ये जो देखिए धातु आ गया। अब धातु को ही तोड़ लीजिए, ठीक है। धातु में देखिए कौन सा धातु है, तो धातु में पहले धा, ठीक है, धा क्या है, धातु है, ये इसी को क्या कहेंगे, धातु है। और धातु में 3 प्रत्यय लगेगा, ठीक है, ये नहीं कि तू प्रत्यय लगेगा, ऐसे नहीं है। धातु में क्या है, 3 प्रत्यय है। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि धातु में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा धातु है। तो धातु में आपका धातु में आपका धातु है और 3 प्रत्यय है। तो आपका देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका धातु संस्कृत में। ये 2022 में पूछा था। प्रश्न 29 को, संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये 2022 में पूछा गया है। तो जिस प्रकार हिंदी में वर्णमाला होता है, ठीक है, उसी प्रकार आपका संस्कृत में वर्णमाला होता है। तो संस्कृत भाषा की वर्णमाला को 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक को स्वर कह देंगे, एक को व्यंजन कहेंगे, एक को विसर्ग कहेंगे, एक को अनुस्वार कहेंगे, ठीक है। इन 4 ही भागों में संस्कृत की वर्णमाला को बांटा गया है। तो स्वर क्या होता है, तो जो वर्ण स्वयं उच्चरित होते हैं, अर्थात जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। तो संस्कृत में स्वर 13 होती है। ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर क्या हो जाएगा, जैसे जिनके बोलने में ज़्यादा समय लगता है, ओम, ठीक है। तो ओम क्या देखिए, जो ये है आपका प्लुत स्वर हो जाएगा। व्यंजन देखिए, जो वर्ण स्वयं उच्चरित न होकर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन। ये आपके व्यंजन हो गए। विसर्ग देखिए, जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि आधा हो शेष रहती है, ठीक है, तो उसे विसर्ग कहते हैं। इसको वर्ण के बाद ऊपर नीचे 2 बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे आपका रामः, ठीक है, रामः बोल रहे हैं तो अंत में हो आ रहा है ना, आधा हो, तो यही जो आधा हो इसी को क्या कहते हैं, ऊपर नीचे 2 बिंदु है, इसी को विसर्ग कहते हैं। तो जैसे और दिया है यथा, देखिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये यथा क्या है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे दे रहा हूँ, समास कहते हैं, दूसरा संधि कहते हैं, तीसरा आपका अलंकार इसको कहते हैं, चौथा आपका इसको अव्यय कहते हैं। इन चारों में से कौन सा होगा यथा, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चौथा अनुस्वार, जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि म की रह जाती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर एक बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। यथा ये अ है, उसके ऊपर एक बिंदु लगा देंगे तो ये अनुस्वार आ जाएगा और इसका उच्चारण क्या होता है, म होता है। प्रश्न नंबर 30, संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ये 2022 में पूछा गया है। बालक हंसता है, ठीक है, एक ही बालक की बात हो रही है, ठीक है। तो बालक हंसती, शीला ने पुस्तक पढ़ी तो शीला पुस्तकम अपठत, चूंकि शीला पढ़ चुकी है तो इसीलिए अपठत है। पत्ते गिरते हैं तो पत्राणि पतंती, गिरते हैं क्या जाएगा, देखिए गिरने का क्या जाएगा, पतंती, पत्ते का क्या जाएगा, पत्राणि। पत्राणि क्यों, क्योंकि बहुवचन है इसीलिए पत्राणि हो गया है। बंदर दौड़ेंगे तो बंदर दौड़ेंगे क्या जाएगा, बानरः धावाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो 31 है हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, जिसमें आपको संस्कृत में लिंग के भेद को बताना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ से आप लोग PDF जरूर डाउनलोड कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब है, जाइए पढ़िए और अच्छे मार्क्स गेन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद।